नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। और हम लोग अभी भूगोल यानी ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एकदम PYQ बेस होंगे। और यह सीरीज है हमारी 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, यानी 50 दिनों तक हम लोग 50-50 क्वेश्चन के सेट करेंगे, जो कि PYQ बेस होगा। PYQ बेस मतलब ये जो पिछली हमारी ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक जो परीक्षा हुई थी 50 शिफ्टों में, उसमें जो क्वेश्चन बने हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये पिछली बार ही आए हुए क्वेश्चन हैं, इससे हमें बहुत चीजें फायदा मिलेगा। PYQ जो विगत वर्ष के क्वेश्चन हैं वो सबसे बड़े आईना होते हैं परीक्षा की मांग को समझने वाले। परीक्षा की मांग यानी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी इस परीक्षा में किन विषयों को और किस स्तर पर पूछा जाता है, ये अगर आपको समझना है तो सिर्फ ही सिर्फ PYQ से होता है, यानी विगत वर्षों के प्रश्न से ही ये होता है। और हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपको एक सीट लेकर बैठना है, उसमें 50 तक की संख्या लिख लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन आता है उसका आप पहले लिखिए कि आपके हिसाब से ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही, कौन सा सही है। और जब आंसर डिस्कस हो तो उसके सामने सही या गलत लगाइए। इससे आपको पता चलेगा आए हुए क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहा हूँ और कितना गलत हो रहा है, यानी मेरी तैयारी सही है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। PYQ से यहाँ पर आपको रिवीजन भी होगा। रिवीजन का मतलब है कि इतने सारे फैक्ट आपके सामने आएंगे, अगर आप पढ़े हैं तो वो रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तब भी वो पता चल जाएगा। तो यह आपके रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। PYQ बहुत जरूरी होता है और इसलिए हम 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज में सभी PYQ को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आज की वीडियो है 8वीं वीडियो है, डे 8 है, 8वीं वीडियो। इसके पहले 7 वीडियो आ चुकी हैं। वो सातों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है इस सीरीज के नाम से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक भी दिया गया है, जिसमें हम लोग भूगोल की पहली वीडियो कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इन टॉपिकों को कवर कर लिया गया है जो भी PYQ बने थे। और उन वीडियो में हम लोग साफ साफ देख लिए कि कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि भूगोल में कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, और उन्हीं टॉपिक को पढ़कर अच्छे से तैयार कर कर हम ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल के क्वेश्चन सही कर पाए। 100 क्वेश्चन लगभग बने हैं। जो पिछला ग्रुप डी हुआ था, यानी एवरेजन 2 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। और हर एक क्वेश्चन का अपना महत्व होता है सिलेक्शन में। एक भी क्वेश्चन से हजारों लोग छट जाते हैं और आपका सपना चकनाचूर हो जाता है। बहुत से लोग थे जो मेरे साथ एग्जाम देने गए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी भटक रहे हैं इधर उधर, ये तैयारी ही कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। हमारा प्रयास नया है, हम नए हैं, तो हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, आप लाइक कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन, और सभी लोग इसको प्रैक्टिस के रूप में लेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या हमें भूगोल में पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये साथ साथ डिस्कस होता रहेगा। अंत में हम पूरे टॉपिक को देखेंगे कि भूगोल में कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर था? अब इसमें बताना है, ए 20वें स्थान, बी 15वें स्थान, या सी 25वें स्थान, या डी 10वें स्थान। दिसंबर 2010 तक
विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पे था? यह क्वेश्चन भारत की जो विविधता है, वनस्पति विविधता, जलवायु विविधता, अरे वो जो जीव जंतु और पादप विविधता है वहां से बना क्वेश्चन है। भारत में बहुत विविधता पाई जाती है और इस आधार पर हम जो थे, एक सेकेंड, हम 10वें स्थान पर थे। 2010 की बात करें तो हम 10वें स्थान पे थे पौधों की विविधता के मामले में। अभी वर्तमान में हम 8वें स्थान पर हैं। इसमें जो और भी देश हैं, जैसे पहले पे ब्राजील, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे चीन, चौथे पे कोलंबिया, 5वें पे पेरू, पेरू 6वें पे मैक्सिको, 7वां ऑस्ट्रेलिया, 8वें पे इंडिया, 9वां इक्वाडोर, 10वां यूएस। पहला याद रखना जरूरी है ब्राजील और अपने इंडिया का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र को बताना है। ए फसली खेती, बी तालाब, सी वन या डी झील। कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होगा ए फसली खेती। जो खेती होती है यह भी एक तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें भी कुछ जीव जंतु, कुछ पादप, ये सब चीजें रहती हैं और उस खेती करने के दौरान ये सब चीजें विकसित होती हैं, तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। लेकिन यह मानव निर्मित है, इसलिए ये कृत्रिम है और पूछा जाता है बार बार। और दूसरा देखिए, तालाब हो गया, वन हो गया, झील हो गया, इसमें और सारे बहुत से जीव जंतु अपने आप आ जाते हैं, तो इसको प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 करेंगे। कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? जब इसको हिमालय का विभाजन हम पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, यानी नदियों के आधार पर करते हैं, तो उसमें जो 4 तरह से विभाजन होता है, तो उसमें कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच आता है? ए तीस्ता दबांग, बी सतलज और काली, सी सिंधु और सतलज या डी काली और तीस्ता। किन नदियों के बीच आते हैं कुमाऊं हिमालय? यहाँ से क्लियर होगा आपको सतलज और तीस्ता। और तीस्ता और जो दिबांग है, तवांग है या दिहांग है या ब्रह्मपुत्र ही इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये असम हिमालय बनाती है। तीस्ता और दिबांग के बीच में असम हिमालय है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। यहाँ देख लीजिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे थी सिंधु नदी, आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आपको पता होगा इधर सबसे पश्चिम में, हमारा जो भारत के सबसे पश्चिमी भाग में सिंधु नदी बहती है। इसकी सहायक नदियों के रूप में 5 नदियां हैं, उसमें एक आती है सतलुज। यहाँ पे ये सतलुज है। इसके बाद ये दोनों याद रखना बहुत आसान है, सिंधु की सहायक नदी ही है सतलुज और सिंधु सबसे, और लास्ट वाला भी याद रखना आसान है दियांग। ये हमारे सबसे पूर्वी रेखा बनाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी भाग को है। तो इन दो नदियों को याद रखना आसान होता है। और तीस्ता हमेशा सिक्किम से याद रखिएगा, यहाँ से जो पूर्वोत्तर भाग बढ़ता है वहाँ तीस्ता नदी बहती है। इस आधार पर अब आप गेस करके भी कर सकते हैं। देखिए, सिंधु और सतलुज ये हमारा जम्मू कश्मीर पंजाब का एरिया है, तो इनके बीच में होता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली, इनके बीच में हमारा जो है उत्तराखंड, ये सब चीजें आती हैं, तो वहां से कुमाऊं हिमालय याद रखिएगा। अच्छा, काली और तीस्ता ये सिक्किम के बीच, और इधर काली नदी यानी नेपाल का पूरा भाग आता है, तो यहाँ नेपाल हिमालय। और तीस्ता के बाद इधर सिक्किम से उधर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश असम वाला भाग आता है, इसलिए असम हिमालय। इसको याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रश्न चौथा करेंगे। निम्न में हिरण किस स्तर में आएगा? ए
स्तर 3, बी स्तर 2, सी स्तर 1, डी स्तर 4। हिरण को किस स्तर में रखेंगे? अगर खाद्य श्रृंखला के हिसाब से इनका विभाजन किया जाए तो सभी को पता होगा हिरण स्तर 2 में आएगा। क्यों? क्योंकि स्तर 1 में नीचे जो सबसे अधिक चीजें हैं हमारे पृथ्वी पर वो है पादप। पादप को जो खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी और इसी में आता है हिरण। यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो पादपों पर आश्रित होते हैं उनको कहते हैं। ये शाकाहारी जीव होते हैं, ये घास पत्ते खाते हैं। जैसे हिरण हमारा दूसरे स्तर में आ गया। अब हिरण को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो लोमड़ी और भेड़िया हो सकते हैं। वो तीसरे स्तर में आते हैं और तीसरे स्तर के बाद भी एक उपभोक्ता जो तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है वो बाघ और शेर जो लोमड़ी और भेड़िया को भी खा जाता है। इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला बनती है तो हिरण दूसरे स्तर में आता है। याद रहेगा ना? 5वां करेंगे सभी लोग। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सारी जानकारी दे दिया है कि अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दक्षिण में है। वह कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है और एकमात्र है? विल्सन द्वीप, बी नील द्वीप, सी हैवलॉक द्वीप, डी बैरन द्वीप। अरे भैया, भारत की एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें होगा बैरन द्वीप। याद रखिएगा। 6वां करेंगे सभी लोग। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? अक्षय या असमाप्य, यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो और कभी समाप्त नहीं हो। बी समाप्य और गैर नवीकरणीय, यानी समाप्त होने वाली और फिर से उसका उपयोग नहीं किया जा सके। सी समाप्य और नवीकरणीय, समाप्त होने वाली लेकिन उसका फिर से उपयोग हो सकता है। डी नवीकरणीय, यानी फिर से उपयोग किया जा सके। तो इसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किसमें आते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। समाप्य और गैर नवीकरणीय, ये समाप्त होने वाला है और गैर नवीकरणीय है। इसका पुनः उपयोग या नवीन तरह से उपयोग या फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समाप्त होने वाला होता है। इसको समाप्त होने का डर है, इसलिए इसका उपयोग हमें कम करना है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये खतरनाक है। प्रश्न 7वां करेंगे। एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हमारे जो जीव जंतु हैं, विशेष तरह के जीव जंतु और उनकी अवस्थिति, उन पर बना क्वेश्चन है। ए सिक्किम, बी तमिलनाडु, सी असम या डी केरल। किस राज्य में गैंडे पाए जाते हैं? तो हमारा एकमात्र है असम। एकमात्र नहीं है लेकिन सर्वाधिक गैंडे असम में ही पाए जाते हैं। अगला करेंगे प्रश्न 8वां। एक सींग वाला गैंडा की दलदली और धंसाऊ भूमि में पाया जाता है। कहाँ की? एक सींग का गैंडा भारत में पाए जाने वाले मुख्य गैंडों की किस्में हैं। यहाँ पे हमारे मुख्य विशेषता वाले हैं एक सींग वाले गैंडा। ये कि कहाँ की दलदली और धंसाऊ भूमियों में पाए जाते हैं? ए असम और पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो एक सींग वाले गैंडे हमें गलत नहीं होना चाहिए, असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये भारत की एक विशेष प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए प्रश्न 9 करेंगे। सभी लोग फटाफट ट्रिक करते जाइए और उस पे सही गलत करके लास्ट में काउंट करके बताएंगे कि कितना सही हुआ। यहाँ खाली स्थान के बाद लिखा है नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निरपेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ है। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। वो कौन से बाढ़कृत मैदान बनते हैं जो ताजे होते हैं और प्रत्येक वर्ष नवीन होते जाते हैं?
और उपजाऊ गहन कृषि के लिए आदर्श हैं, तो वो कौन से मैदान होते हैं? बांगर के, बी खादर, सी भाबर, डी तराई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इन 4 मिट्टी के प्रकार जो मैदानी हमारे उत्तर भारत के मैदानों की भौतिक विभाजन किया जाता है, उनमें इन 4 तरह के मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टियाँ या जो भी कह लें इसको, तो इसमें जो नवीन होते हैं सबसे, उनको खादर कहा जाता है। इसको याद रखिए दोस्तों, ये है हिमालय। ये हिमालय की हमारी श्रृंखला है पूरी, हिमालय। और यहाँ पे जो बड़े-बड़े पत्थर वाले भाग होते हैं, वो कहते हैं भाबर, भाबर। और उसके बाद जो दलदली वाला क्षेत्र होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, यहाँ की ये सब विशेषता है। बहुत सारे वनस्पति बहुत घनी होती है, इसको कहते हैं तराई। इसके नीचे आएँगे इसके नीचे आएँगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक जो नदी हमारी है, ये नदी है, इसपे 2 तरह के मैदान होते हैं। जो सबसे पास में है और हर साल यहाँ बाढ़ आती है और नई मिट्टियाँ बनती हैं, नई मिट्टियाँ यहाँ पर चढ़ जाती हैं, उनको कहा जाता है खादर। और ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो बांगर जो होती है, वो उसके ऊपर वाली मिट्टी है, जो पुरानी हो चुकी है, वहाँ बाढ़ का पानी हर साल तो नहीं पहुँचता, वो पुरानी मिट्टी है, इसको कहते हैं बांगर। इस मैप को याद रखिएगा। और बांगर और भाबर में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ, भाबर जो हिमालय के जस्ट नीचे पथरीली है, भाबर सबसे ऊपर है, और बाबर सबसे पहला मुगल राजा था। तो बाबर से भाबर को मैं याद रखता हूँ, और वो सबसे ऊपर होता है। नहीं तो बाबर बाबर और बांगर में बहुत कन्फ्यूजन होता था, लेकिन भाबर को मैं बाबर से याद रखता हूँ। ऐसे आप भी याद रख सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उनकी अबाध पहुंच होती है, क्या कहलाती हैं? संरक्षित क्षेत्र, बी वन्य जीव अभ्यारण्य, सी जैव मंडल रिजर्व, डी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहलाते भैया वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है? यानी कोई रोक टोक नहीं रहती, हमारे जीव जंतु आसानी से अपने पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर अबाध रूप से पहुंच पाते हैं, उनको कोई हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ता, तो उनको कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के नियम बहुत कड़े होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो खास क्षेत्र होता है, जो सबसे ज़्यादा कोर में, जो इसको कोर कहा जाता है, वहाँ पर कोई भी गतिविधि या कोई किसी का आना-जाना अलाउ नहीं होता। तो वहाँ पर हमारे जीव-जंतु आसानी से अपना जो जीवन है व्यतीत करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं बिना हस्तक्षेप के। अच्छा, अभी तक राष्ट्रीय उद्यान हमारे 107 हो गए हैं। भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें 107वां है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा। और इसके पहले 106वां जो था दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम। ये जो लास्ट में बनते हैं ना, उन पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ, आप याद रखिएगा। प्रश्न 11वां है, सीली भवन शब्द से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? सीली भवन शब्द किस भौगोलिक घटना से संबंधित है या घटक से संबंधित है, ये बताना है। यानी इसका मतलब क्या होता है? ये नदियों से, बी चट्टानों से, या सी सागरों से, या डी चट्टानों से। नदियों, घाटियों, सागरों, चट्टानों, किससे संबंधित है सीली भवन शब्द? तो इसमें होता है चट्टानों से। अरे मेरे भैया, संघनन और दबाव के कारण जब रेत, बजरी, मिट्टी जमा होने लगती है और ये चट्टान का रूप बन जाती है, इसी को कहते हैं सीली भवन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 12वां, भारतीय राष्ट्रीय उपमहाद्वीप सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? हमारा जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? खास तौर पे मुख्य रूप से कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताना है। जलवायु से बना क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये शीतोष्ण मानसून,
बी भूमध्य सागरी, सी भूमध्य रेखी, डी उष्णकटिबंधीय मानसून। तो इसका सही उत्तर है डी भूमध्य सागरी उष्णकटिबंधीय मानसून। हमारे यहाँ हम भूमध्य रेखा के एकदम पास में नहीं हैं, पास में हैं लेकिन एकदम पास नहीं। कर्क रेखा भारत के बीच से जाती है जो कि 23.5 अंश पे होती है, यानी भूमध्य रेखा से 23.5 अंश आने के बाद भी वह भारत का बीच वाला भाग है, यानी उसके कर्क रेखा से ऊपर भी भाग है भारत का यहाँ पर, लेकिन आगे हिमालय है, इसलिए हम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है। भूमध्य रेखी भी एकदम नहीं होती, भूमध्य सागरी एकदम अलग होती है, और शीतोष्ण मानसून जो कि थोड़ा सा ठंडा होता है वो चीज नहीं है हमारे यहाँ। तो इसका सही उत्तर होगा डी उष्णकटिबंधीय मानसून। 13वां प्रश्न करेंगे। 13वां है, निम्नलिखित कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है? इसमें से बताना है कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है। ये मानस, बी पंचमढ़ी, सी सुंदरवन या डी नीलगिरी। वन्यजीव अभयारण्य बताना है, तो इसमें सही होगा ये मानस, जो कि असम में है, वन्यजीव अभयारण्य है। और यह अभी तक कुल हमारे भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्य जो किसी खास पौधे या खास जंतुओं के बचाने के लिए, उनके प्राकृतिक आवास में उनके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, और यह भारत में कुल 573 हैं। ये जो मानस है वन्यजीव अभयारण्य, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी भाग है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 तरह की चीजें शामिल होती हैं, और सब मिलाकर भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, उसमें 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है। 7 नेचुरल में ही ये आता है मानस वाला, असम का। अच्छा, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, और भारत में कुल अभी तक टाइगर रिजर्व 58 है, 58। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो यूनेस्को द्वारा ही बनाया जाता है, और भारत में अभी कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यह एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और भारत में कुल अभी 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इसको फिर से देखिएगा, इसका पीडीएफ लेके रखिएगा, लास्ट में रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न 14 करेंगे। निम्न में से आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। आहार श्रृंखला से व्यवस्थित करना है। ए मेंढक, बी गरुड़, सी धान, डी सांप, ई टिड्डी। इनका क्रम मिलाकर कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी वो बताना है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और देख लीजिए पहले पे कौन आएगा, फिर दूसरे पे कौन आएगा। खाद्य श्रृंखला है, कौन किसको खाता है, इस हिसाब से सजाना है। अभी तक आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए चलो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होगा बी सही, और जिनका बी सही है वो अपने को शाबाशी दे सकते हैं। धान देखिए, ये हमारा पादप है, ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ये हमारे उत्पादक हैं। ठीक है, धान को खा लेता है टिड्डा, और टिड्डा को खा जाएगा मेढक, और मेढक को खा जाता है सांप, और सांप को खा जाता है गरुड़। ये खाद्य श्रृंखला बनती है, लेकिन ये सामान्य खाद्य श्रृंखला है। जीवन इतना साधारण नहीं होता। धान को कोई और भी खा सकता है, टिड्डे को कोई और भी खा सकता है, मेढक को कोई सांप ही नहीं कोई और खा सकता है, और सांप को गरुड़ ही नहीं मोर भी खा सकता है। इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन समझने के लिए सामान्य खाद्य श्रृंखला ऐसे बनती है। चलिए 15वां क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? जो हिमालय और शिवालिक, जो हमारा निम्न हिमालय है और शिवालिक, उसके बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन बनता है ये। ए बुग्याल, बी प्यार, सी मार्ग, डी देहरादून। क्या कहा जाता है? जो निम्न हिमालय है
और शिवालिक के बीच में जो अंधेर घाटी पाई जाती है, जो घाटी है उनके बीच में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों दून। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है और देहरादून यहीं से बना है। अच्छा, बुग्याल पे क्वेश्चन बनते हैं, हिमालय में 3500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान यानी चारागाह है बुग्याल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। प्रश्न 16वां करेंगे, निम्न में से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? जो सामान्य कचरा होता है उसमें उस चीज को नहीं फेंकते। ये पुराने बर्तन, बी पुराने जूते, सी पुराने फर्नीचर या डी पुरानी बैटरियां। तो जहाँ भी केमिकल चीजें हैं उसको सामान्य कचरे में मत फेंका करिए। इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं उनको भी सामान्य कचरे में नहीं फेंकते हैं। इसलिए आप आंसर पर पहुंच गए होंगे, इसमें डी होगा, पुराने बैटरियां। ये हानिकारक रसायन होते हैं जो कि पॉल्यूशन बहुत जबरदस्त करते हैं। ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन करेंगे, भारत का पहला ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ऐसा कोई भी चीज करंट में आता है तो उसको तुरंत कैच कर लिया करिए, उसको अपने नोटबुक में लिख लिया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत में पहला ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट क्लिनिक, ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी जयपुर या डी बेंगलुरु। कहाँ पे है भैया? तो ये है, ये भोपाल में खोला गया है, मध्य प्रदेश में। पहला ई वेस्ट जो क्लिनिक है वो भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन, अच्छा बहुत क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यू करने पर यह भी पता चलता है। इसलिए जो आए हुए क्वेश्चन है वहीं से 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ जाएगा और मैं दिखाऊंगा, देखो ये आया है। ठीक है ना। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से हल करिए, याद करते जाइए, और जो पहले से पढ़े हैं वो रिवाइज तो हो ही रहा है। अच्छा, 18वां क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित हैं? जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में जो सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ये सब आती हैं, इसमें जो पवन ऊर्जा है वो भारत के कितने राज्यों में है? जो 95% से अधिक जो इसका क्षमता है वह कितने राज्यों में संकेंद्रित है? ए 7 राज्य में, बी 3 राज्य में, सी 2 राज्य में या डी 4 राज्य में। कितने राज्य में है? का सही उत्तर होगा ये 7 राज्यों में। 7 राज्यों में ही 95% से अधिक क्षमता है पवन ऊर्जा की। ये 7 राज्य हैं, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी। 7 राज्य, ऐसा याद रखिएगा। प्रश्न 19वां करेंगे, निम्न में से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? ये छोटा नागपुर पठार, बी दक्कन का पठार, सी मालवा का पठार, डी मारवाड़ का पठार। कौन सा होगा? इसमें है सी मालवा का पठार। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भी भाग है, यानी उसी का विस्तार है। देखिए, छोटा नागपुर पठार तो झारखंड छत्तीसगढ़ में है, इसका तो हम यहाँ से कट जाता है। और रखा दक्कन, ये महाराष्ट्र मुख्य रूप से, और गुजरात महाराष्ट्र में फैला है, लेकिन एमपी में यह नहीं जाता है। और मारवाड़ जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में है, इसलिए मालवा का पठार ही हमारा सही आंसर होगा, एलिमिनेशन। प्रश्न 20वां, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया है एग्जामों के लिए, इसलिए देखो क्वेश्चन बने थे और आगे भी बनेंगे। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध? तो याद रखिएगा, यह नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है और इसमें ही एक स्थान है केवड़िया,
जिसको अब एकता नगर भी कहते हैं, यहीं पर विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष सरदार पटेल की बनाई गई है। और इस वजह से यह बांध भी और यह स्थान भी और नर्मदा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी। 21वां प्रश्न करेंगे, निम्न में से पंजाब में नहीं बहती कौन सी नदी है जो पंजाब में नहीं बहती? ए ब्राह्मणी, बी ब्यास, सी रावी, डी चिनाब। सही उत्तर बताइएगा, गेस करके भी बता सकते हैं ये ब्राह्मणी नदी, क्योंकि ब्यास, रावी, झेलम, सतलज ये सब नदियां हमारे पंजाब क्षेत्र से बहने वाली हैं, यानी ये हमारे सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये उधर बह सकती हैं। लेकिन ब्राह्मणी नदी तो इधर एकदम पश्चिम में बहती है और यह हमारे उड़ीसा उड़ीसा वगैरह के पास रहती है। देखिए, ये संघ और दक्षिणी कोयल दो नदियों के मिलने पर बनती है ब्राह्मणी नदी। यह कुल 480 किलोमीटर लंबी है और उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक इसका प्रवाह तंत्र है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ से याद रखें। 22वां प्रश्न करेंगे, अनामुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में है? यह बताना है। अनामुड़ी पर्वत यानी पर्वत से बना क्वेश्चन है, उसकी अवस्थिति पूछी जा रही है। ये तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। कहाँ से अनामुड़ी पर्वत कहाँ पर है? चलिए, इसमें सही होगा सी केरल। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में अवस्थित है अनामुड़ी पर्वत। ठीक, आगे 23वां करेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम से होता है ये सतपुड़ा से या हिमालय पर्वतमाला से, सी अरावली पर्वतमाला से या डी नीलगिरी पर्वतमाला से। ताप्ती नदी कितना पूछता है, नर्मदा नदी बहुत पूछता है, पूरा नदी तंत्र कितना महत्वपूर्ण है यह आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तब पता चल रहा है। और नदी तंत्र बिना किए अगर आप चले गए तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। भारत की सभी प्रमुख नदियों का और उनके अपवाह तंत्र का, उनकी सहायक नदियां, उद्गम स्थान, कहाँ से निकलती हैं, ये चीजें पता होना चाहिए। मैं पूरी नदियों को कवर करा दूंगा अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 लाइक ला देते हैं। केवल 50 लाइक मांग रहा हूँ, मैं पूरा नदी तंत्र आपको करा दूंगा। ग्रुप डी के अनुसार आपका वहां से क्वेश्चन बनना तय रहेगा, लेकिन आपको भी मदद करनी होगी। आपको भी अपना पैसा तो नहीं, अपने उंगली को उठाकर लाइक वाले बटन पे ले जाकर दबाना होगा। चलिए, प्रश्न 23वां, ताप अच्छा ये तो कर लिए। सतपुड़ा, ताप्ती नदी का उद्गम जो पूछा था वो सतपुड़ा पर्वत से होता है या पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है जो कि सतपुड़ा पर्वत रेंज में आता है। ठीक है ना। हिमालय कहाँ हो गया, अरावली उधर राजस्थान हो गया, नीलगिरी साउथ का हो गया, तो वो तो होगा नहीं। प्रश्न 24वां, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ये झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। ये सभी का सही होगा, क्योंकि ये झारखंड। कोयले का नाम आए तो झरिया की खदानें याद आनी चाहिए और झारखंड, हमारा प्यारा सा झारखंड याद आना चाहिए। 25वां, संयुक्त वन प्रबंध निम्न में से किसका उदाहरण है? संयुक्त वन प्रबंधन जो होता है वह किस चीज का उदाहरण है जो संयुक्त रूप से वन प्रबंधन किया जाता है? ये सहभागी दृष्टिकोण, ये एकल आदमी प्रभुत्व, भी राजनैतिक समानता, डी आर्थिक समानता। अरे भैया, संयुक्त वन प्रबंधन सहभागी दृष्टिकोण होता है, इस वजह से आपका ये सही होगा और आप लोग सही किए होंगे क्योंकि कॉमन सेंस से बना क्वेश्चन है। आगे 26वां करिए, बावड़ी क्या होती है? अगर आप राजस्थान गुजरात के होंगे आपके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा है। ये जल जमा करने के लिए भूमिगत टैंक होता है, एक संकरा नलकूप होता है, जल इकट्ठा करने की एक पारंपरिक तरीका है,
या डी कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने वाली नहर है? भावड़ी क्या होता है? भावड़ी होता है सी, यानी जल इकट्ठा करने की एक पारंपरिक तरीका होता है। यानी एक कुएं की तरह होता है, लेकिन उसको बहुत डिजाइन से बनाया जाता है। हमारे किसी नोट पे एक बावड़ी का चित्र था, मुझे याद आ रहा है, शायद अभी है कि नहीं। तो वो कुएं की संरचना है, लेकिन उसको बहुत डिजाइन से बनाया जाता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है। अच्छा, ये वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ये कोई भूमिगत टैंक नहीं होता है जमीन के अंदर, ये माना कुएं जैसी संरचना होती है। ठीक है, पारंपरिक तरीका है, ये बहुत पुराना तरीका है जल जमा करने का। प्रश्न 27वां करेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के 3R में नहीं आता? जो 3R होता है अपशिष्ट प्रबंधन का, उसमें नहीं आता, वो बतला खोजना है। 3 आते हैं, 3R है, यानी 3R तो रहेगा, एक चौथा कौन नहीं होगा वो बताना है। ए रिड्यूस, बी रिफ्यूज, सी रीयूज, या डी रिसाइकिल। बहुत आसान है और आप बता देंगे। इसमें रिफ्यूज नहीं आता भैया, रिफ्यूज नहीं रहेगा। इसमें रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, रिसाइकल। अपशिष्ट प्रबंधन है तो 3R इसके यही होते हैं। रिड्यूस मतलब कि अपशिष्ट को कम से कम उपयोग करेंगे, ऐसे सामान जहां से अपशिष्ट निकले। रीयूज मतलब ऐसे पदार्थ उपयोग करेंगे, यानी अपशिष्ट को इस तरह से संसाधित करेंगे, प्रबंधित करेंगे कि वो फिर से उपयोग हो जाए किसी चीज में। रिसाइकल यानी उसको नया रूप देंगे और नई तरह से उपयोग करेंगे, यानी फेंकना ना पड़े। ठीक है ना। प्रश्न 28वां करेंगे, बरकान यानी बरखान क्या अभिप्राय है? बरखान का क्या अभिप्राय है? ए रेगिस्तान में झोपड़ी का प्रकार, बी रेगिस्तान में झोपड़ी, सी बालू का अर्धचंद्राकार टीला, या डी रेगिस्तान में गर्म हवाएं। यानी जो रेगिस्तान में हवाएं चलती है उनसे बनी एक आकृति होती है जिसको बरखान कहते हैं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए सी इसमें से ये बालू का अर्धचंद्राकार टीला, ये जो पहली वीडियो है डे 7 की, जो भूगोल का पहला भाग है, उसमें इसका बढ़िया से बताया गया। बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है, आधे चांद की तरह ऐसे दिखता है। ठीक है ना। और इधर से ये बालू ऐसे ढका रहता है, यहाँ लास्ट में यहाँ उभार वाला रहता है, और यहाँ से हवाएं चलती हैं और ये उसकी पूंछ हो जाती है। हवाओं की दिशा के अनुसार यहाँ से हवा चलती है। ठीक है, बालू अर्धचंद्राकार टीला होता है बरखान। चलिए 29वां प्रश्न करेंगे सभी लोग, निम्न में से किस राज्य में ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? ब्लैक ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट जो होता है, उसका भंडार किस राज्य में सबसे, यानी हमारे जो संसाधन है उनका भंडार कहाँ पे है, वो सब बताना है। तो उससे बना क्वेश्चन है। ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। ब्लैक ग्रेनाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा है? इसमें है कर्नाटक। कर्नाटक में कोलेगल क्षेत्र में ये जो ब्लैक ग्रेनाइट सबसे अधिक भंडार है उसका। प्रश्न 30वां करेंगे, निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन यानी लू चलती है? लू, अगर आप उत्तर भारत नहीं, अगर आप उत्तर भारत के होंगे तो आप लू का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या डी कर्नाटक। किस राज्य में लू चलती है? अच्छा, जब मैं उत्तर भारत कह दिया तो ये उड़ीसा एलिमिनेट हो गया, कर्नाटक भी एलिमिनेट हो गया। अब मध्य प्रदेश राजस्थान बचा। मध्य प्रदेश तो मध्य में आ जाएगा, और इधर अपना राजस्थान में चलती है। लोग, सभी लोगों का सही हुआ होगा।
राजस्थान में और यूपी बिहार में भी ये लू चलती हैं गर्मी के महीने में। प्रश्न 31वां करेंगे, राजस्थान की किस नहर की वजह से काफी हरियाली होती है? राजस्थान में एक नहर है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी हरियाली भी रहती है, तो वो नहर का नाम बताना है। ये हांड्री नावी नहर, बी आगरा नहर, सी इंदिरा गांधी नहर, डी बंकिंघम नहर। ऑप्शन ऐसा बनाया है कि आसानी से आप सही तक पहुंच जाएंगे और आपका सही ही होना चाहिए। इसमें सही है सी इंदिरा गांधी नहर। इसका निर्माण 1958 में किया गया था, यानी उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। लंबाई इसकी कुल 649। बताइए, काफी नदियां जो हैं उनकी भी लंबाई इतनी नहीं होती, लेकिन ये नहर है और इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इतना मेहनत से बना होगा ये नहर। इसका स्रोत है सतलुज एवं ब्यास नदी का जो संगम है, वहां पर बना है हरके बैराज बांध। वहां से यह नदी यह नहर बनाई गई है। और इसका 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो नाम इनका परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था उनकी याद में। ठीक है, चलिए 32वां करिए। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ किसमें स्थित है? ए मनाली घाटी में, बी देहरादून में, सी दामोदर घाटी में, या डी कावेरी बेसिन में। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है, किस घाटी में या किस बेसिन में, वह बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन का लगाइए। मेरे भाई साहब, मनाली का नाम सुन के आपको उधर हिमाचल प्रदेश याद आना चाहिए, देहरादून का नाम सुन के उत्तराखंड ऊपर का याद आना चाहिए, कावेरी का नाम सुन के आपको साउथ का याद आना चाहिए। तो यहाँ झारखंड बंगाल है, तो एक ही बचा न भैया, दामोदर। दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट को उसको देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, और यह भारत का पहला प्रोजेक्ट था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्रश्न 33 करिए। निम्न में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता? जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसको नहीं मानते? ये औद्योगिक अपशिष्ट को, बी और चिकित्सा अपशिष्ट को, सी पशु अपशिष्ट को, या डी खाद्य अपशिष्ट को। तो गेस करके भी आप सही कर सकते हैं। खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट कैसे कर सकते हैं? जैव चिकित्सा अपशिष्ट है ये, तो यह पशु का हो सकता है, चिकित्सा तो है ही, औद्योगिक है पर चिकित्सा भी एक उद्योग है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन खाद्य अपशिष्ट एक अलग चीज होता है। इसमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक है? हमारे जो मंडल हैं पृथ्वी पे वातावरण के, उनसे बना क्वेश्चन है। तो इसमें से क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ए पहाड़ों के ऊपर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी उत्तरी ध्रुव पर, डी भूमध्य रेखा पर। अगर भूगोल का आपको समझ है थोड़ा, तो आपका आंसर एकदम सही होगा, डी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर में ही सिमट जाता है। क्षोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा वातावरण हमारा मौजूद है, यहीं पर सबसे ज्यादा हवाएं, सबसे ज्यादा जलवायु, सबसे ज्यादा मौसम, ये सब चीजें यहीं पर होती हैं। भूमध्य रेखा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तथा यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मी ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज्यादा हवाएं ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचती हैं। 35वां प्रश्न करेंगे। निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जो कुछ मैन है यहाँ पर, जैसे बर्ड मैन, मतलब पंछी मैन, श्वेत क्रांति के जनक, ये सब
जो चीजें हैं वो सब पूछता है बहुत सारा। तो इसमें वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनका नाम याद रखिए और बताइए। ए डॉक्टर अरुण कृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सी डॉक्टर हीरालाल चौधरी, डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये तो कृषि से संबंधित हैं। कृषि में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो और कौन हो सकते हैं? तो आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इनका जन्म बागपत में 1959 में हुआ था। यही कहलाते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनका एनजीओ है जो पानी है उसके संरक्षण पर काम करता है। पानी कैसे बचाएं, कैसे एकत्रित करें, उन पे इनका एनजीओ बहुत मेहनत से काम करता है। इसलिए इनको उपाधि दी गई है वाटरमैन ऑफ इंडिया। प्रश्न 36वां करेंगे। डोटा बेटा चोटी का अर्थ होता है एक बड़ा पर्वत, लेकिन यह सबसे ऊंचाई पर्वत चोटी है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है वो बताना है। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो बताना है आपको। इसका अर्थ होता है एक बड़ा पहाड़। डोडा बेटा का किसकी चोटी है? अनंतगिरी पर्वत, बी शिवराय पहाड़ी, सी कार्डमम पहाड़ी या डी नीलगिरी पहाड़ी। इसका होगा डी नीलगिरी पहाड़ी। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो ज्वाइंट है वहां पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ये उसके ज्वाइंट पे ही है ये पहाड़ी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। इसी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। माजुली नाम याद रखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। 2022 की ही ग्रुप डी में कितनी बार इस पे क्वेश्चन बना है, यानी नदी और नदी द्वीप से बना क्वेश्चन है। माजुली में दुनिया की सबसे बड़ा आदमी वाला नदी द्वीप है। किस नदी में? यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी। सभी का सही होगा सी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। प्रश्न 38। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर बहती? फिर से नदी तंत्र पे बना क्वेश्चन है। ए करनाली, बी धौलागिरी, सी सोना या डी भिलांगना। कौन सी नदी नेपाल से होकर बहती है? इसमें होगा करनाली। इसको कर्णाली ऐसे भी लिखते हैं, इसी को घाघरा भी कहते हैं। इसके अलावा कोसी नदी भी नेपाल से होकर भारत में आती है। गंडक नदी भी नेपाल से होकर भारत में आती है। काली नदी भी नेपाल से होकर भारत में बहती है। इसी को शारदा या महाकाली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ये कर्णाली। आगे 39वां प्रश्न करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, खास करके हमारा जो दक्कन वाला क्षेत्र है वहाँ पे, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपने दो ही नदी का नाम याद रखना है। चलिए इसमें आंसर करिए। ए नर्मदा, बी महानदी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। अभी तक आप आंसर कर लिए होंगे। इसमें ये नर्मदा है। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में बह गिर जाती है। इसी पर सतपुड़ा पहाड़ी से तापी नदी निकलती है। यह भी पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इन दो नदियों का नाम याद रखिए और ये दोनों मध्य प्रदेश और गुजरात इन राज्यों में बहती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं। प्रश्न 40वां। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मस्त क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। चंदौली एक यूपी में है, उससे कंफ्यूज मत होना। ये चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र राज्य में है और सांगली जिला है पड़ता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन ही बना है। 41वां। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर, ए तीस्ता, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी कावेरी। फिर से वही पश्चिम नदियां, उनमें से आ गई हमारी नर्मदा। तो इसमें हो जाएगा सी नर्मदा। ये भारत है हमारा
और इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। पश्चिम में अरब सागर है, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदियाँ इधर आके गिरती हैं और कुछ नदियाँ इधर, और उसमें से दो नदियाँ ऊपर वाली याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती। इन पे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। 42वां करेंगे, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? फिर से नदी और नदी द्वीप से बना क्वेश्चन है। माजुली द्वीप किस नदी पर है वही रिपीट हुआ है। ए गोदावरी, बी सिंधु, सी महा ब्रह्मपुत्र या डी गंगा। ये तो अब किसी का नहीं गलत होगा, समय नहीं बर्बाद करेंगे। सी ब्रह्मपुत्र, माजुली द्वीप, असम। 43वां, मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? ये पहाड़ियों में, बी दलदलों में, सी तटीय क्षेत्रों में, डी मरुस्थलों में। मैंग्रोव पर बहुत क्वेश्चन बनता है, हमारे वनस्पति से बना क्वेश्चन है और ये होगा तटीय क्षेत्र में, वो भी नमकीन पानी में ही ये बनते हैं। इसलिए अच्छा, दलदली क्षेत्र में होते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्र जब आ गया तो ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा। इसलिए इसको तटीय क्षेत्र में ही जो दलदल होते हैं वहीं पे बनते हैं, नमकीन पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वो इस हिसाब से बने हुए हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सी, तटीय क्षेत्रों में। 44वां, ओडिशा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था? जब भी, ये तो अब दोबारा नहीं पूछेगा, इसका आंसर कर दीजिए। ए 2020, 2000, बी 2018, सी 2019, डी 2017। याद होगा आपको, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, सी 2019। अच्छा, फनी अब नहीं पूछेगा, लेकिन जो तत्काल में, जो करंट में हमारे चक्रवात आए होंगे कभी, इसका अध्ययन आपको करके आना है। चक्रवात, कोई तूफान, यहाँ नहीं, केवल इंडिया में ही नहीं, अगर विदेशों में भी कोई तूफान या चक्रवात आया होगा, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए याद रखिएगा। ये देखिए 2019 का तूफान है, लेकिन 2022 में क्वेश्चन बना है, यानी 3 साल 4 साल तक के भी तूफान पूछ सकता है, जो कुछ खास विशेषता रखते होंगे। 45वां करेंगे सभी लोग, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? किस द्वीप के दक्षिण भाग में है? ए निकोबार द्वीप, बी लिटिल अंडमान द्वीप, सी मध्य अंडमान द्वीप या डी ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट जो हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वह किस द्वीप के दक्षिण में है? किस द्वीप के दक्षिण में वो है? सही होना चाहिए सबका, ग्रेट निकोबार द्वीप। अच्छा, ये पूरा मैप है, ये देख लीजिए, अंडमान ऊपर है, यहाँ से इनको विभाजित कर दिया गया है। ये ऊपर वाले अंडमान है, नीचे निकोबार है। इसमें जो एकदम ऊपर उसको नॉर्थ अंडमान कहते हैं, इसको मिडिल अंडमान कहते हैं। ये तीसरा जो इधर है उसको लोअर अंडमान कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा ये द्वीप है, इसे सैंडिलैंड आइलैंड कहते हैं। अच्छा, जो लोअर अंडमान है उसके नीचे पोर्ट ब्लेयर हमारे यहाँ की राजधानी है, और उसके नीचे सबसे लिटिल अंडमान है। उसके बाद फिर इधर छोटा सा एक कार निकोबार है, एक लिटिल निकोबार है, और जो सबसे नीचे है उसको ग्रेट निकोबार कहते हैं, ये वाला। इसी के नीचे जस्ट हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। प्रश्न 46वां करिए, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? गंगा नदी को संकटापन्न हम कहते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है भैया? ए, इसका जल पीने योग्य नहीं है, इसलिए कहते हैं। बी, जल जीवन में कमी हो रही है, इसलिए कहते हैं। या सी, इस पर बहुत सारे बांध हैं, इसलिए कहते हैं। या डी, नदी सूख रही है, इसलिए कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस है इसमें। कॉमन सेंस क्या है मेरे दोस्त? ये देखिए, जल पीने योग्य नहीं है, इसलिए संकटापन्न तो नहीं कह देंगे, क्योंकि बहुत सी नदियां में जल पीने योग्य नहीं होता, इसलिए उसको संकटापन्न नहीं कहेंगे।
बी बी तो हमारा सही है, क्योंकि जल जीवन में कमी आ रही है। जब जल जीवन ही कम हो रहा है, यानी अगर आपके पास आज आज आप लोग ध्यान देंगे, गांव में रहते होंगे, तो पहले हम लोगों का जब बचपना था, तो उसमें गौरैया नाम की चिड़िया हमारे मड़इयों में खूब घोंसला बनाती थी। गौरैया नाम की चिड़िया अभी हम देख नहीं पाते, अपने गांव जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ वातावरण में गड़बड़ हो गया। इसी प्रकार जब जल में जीवन कम होने लगे, यानी वह नदी अब मर रही है, संकटापन्न है, उसमें कुछ खतरा है, क्योंकि वहां पर अब जीव जंतु नहीं अपना विकास कर पा रहे हैं, इसलिए वो संकटापन्न है। इसलिए ये आंसर सबसे सही है। इस पर बहुत सारे बांध बन गए, इसलिए उसको संकटापन्न नहीं कह देंगे। इसलिए संकटापन्न नहीं हो सकता कि वहाँ बाँध बहुत गए या वो सूख गई, सूख रही है तब भी संकटापन्न नहीं कहेंगे। संकटापन्न कब कहेंगे? जब उस पे जीवन कम होने लगा। ठीक है ना? 47वां करिए सभी लोग। 47, निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता, वो बताना है आपको। ये भूमि और जल का विस्तार, बी देश का सतह क्षेत्र और तल क्षेत्र, या सी अक्षांश, या डी ऊंचाई। जलवायु के निर्धारण में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है, और इसमें आप आसानी से बता सकते हैं बी सतह क्षेत्र और तल क्षेत्र। मेरे दोस्त, जलवायु निर्धारण में भूमि और जल का विस्तार तो बहुत उपयोगी होता ही है। भूमि कितना है, पानी कितना है, कैसे पानी है, घेरा हुआ है, अंदर है, उन सब से जलवायु पर फर्क पड़ता है। वहीं पे अक्षांश से भी जलवायु पे बहुत, हर अक्षांश पे जलवायु का अंतर पाया जाता है। अगर हम ऊपरी अक्षांश में हों तो वहाँ अलग तरह के मौसम जलवायु होंगी, निचले अक्षांश पे हों तो वहाँ पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पे 0 अक्षांश पे हों तो वहाँ अलग होगा, और ऊंचाइयों से भी बहुत फर्क पड़ता है। जो क्षेत्र ऊंचे होते हैं, अगर आप पहाड़ पे भी चले जाएंगे, जो हमारे भारत में कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, यानी जलवायु वहाँ की अलग हो जाती है। ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल का विस्तार, ये तो महत्वपूर्ण कारण है। बी देश का सतह क्षेत्र और तल क्षेत्र, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। 48वां करेंगे। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक, संभावित तारीख 29 जून है, से मानसून बारिश होती है। कौन से मानसून से इस 29 जून को बारिश होती है दिल्ली में? ए लौटता मानसून, बी बंगाल की खाड़ी शाखा, या सी अरब सागर शाखा, या डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र शाखा। कैसे बारिश होती है 29 जून को? अरे भाई, हमारे पास 1 जून से मानसून आना शुरू हो जाता है, तो लौटता मानसून की तो बात ही नहीं हो सकती। अभी मानसून आ रहा है भैया, जून का समय है, तो लौटता मानसून कहाँ से हो गया? ये गलत हो गया। भी बंगाल खाड़ी शाखा, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमारे जो चलता है जब मानसून, तो 2 शाखाओं से बारिश होती है। एक अरब शाखा जो इधर से भारत में घुसती है, और दूसरी बंगाल खाड़ी शाखा जो इधर से भारत में घुसती है। ठीक है ना? तो यहीं से ही ये दिल्ली की बारिश होती है, जो बंगाल खाड़ी शाखा से। यहाँ दिल्ली जबकि राजस्थान के पास में है, यहाँ अरब सागर से होनी चाहिए, लेकिन हमारी अरावली रेंज है, उसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती, तो इसलिए बंगाल की खाड़ी से यहाँ 29 जून को बारिश होती है। अरब सागर शाखा अरावली पर्वत रोक देता है, भूमध्य सागरीय शाखा ऐसी कोई होती ही नहीं इंडिया में। ठीक है, 49वां प्रश्न करिए। लोक पावनी और भवानी नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं लोक पावनी और भवानी? फिर से नदी से बना क्वेश्चन है। ए कावेरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। किसकी सहायक नदियां हैं लोक पावनी और भवानी? यह है कावेरी नदी की। इसकी और भी सहायक नदियां हैं,
हेमावती, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, नोयल, अमरावती सब उनकी सहायक नदियां हैं। प्रश्न 50वां करेंगे, निम्न में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? एकमात्र नदी है और राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी उधर रेगिस्तान वाले एरिया में बहती है। ये घग्गर, भी लूनी, सी चंबल, डी बनास। थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो सबसे पश्चिम की बात आ गई, वहाँ एकमात्र नदी है लूनी। यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 495 किलोमीटर इसकी दूरी है और इसका मुहाना रण का कच्छ है, यानी ये समुद्र में नहीं गिरती, यह समुद्र से पहले ही रण के कच्छ के दलदलों में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, पिछली ग्रुप डी में भूगोल से लगभग 100 क्वेश्चन बने थे और सभी पर हम लोग डिस्कशन कर लिए। आज दूसरा वीडियो था, यानी 50 कल पहले भी 7वां डे में किए थे और 50 आज कर लिए। पूरा 100 क्वेश्चन हम भूगोल का डिस्कस कर लिए। इससे हमें ये पता चला कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये नदियाँ, नहरें, झीलें, इससे क्वेश्चन बन रहा है। हमारे जो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान हैं, इनसे क्वेश्चन बन रहा है। हमारा खनिज संसाधन क्षेत्र जो है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। संरक्षित स्थल और जो संरक्षित जीव जंतु हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय मानसून पर क्वेश्चन बना है। विशेष स्थानीय जलवायु, तूफान और पवनों पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना है। और ये टॉपिक हमें तब पता चला जब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें पता चलता है किन टॉपिकों से इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और नदियों से इतने क्वेश्चन बने हैं, हर दूसरा क्वेश्चन नदियों से बना है। और नदी तंत्र को मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को 50 लाइक पहुंचा देते हैं। केवल 50 लाइक अगर आप दोस्तों से, अपने साथियों को शेयर करके इसको करवा देंगे, नदी तंत्र में पूरा बेहतरीन तरीके से आपको करवा दूंगा और वहां से बना क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। रिकैप वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। जो इसके अन्य भी जो टॉपिक हैं उनको रिकैप वीडियो, जो प्रोग्राम हमारा चलता है, उसमें कवर करेंगे। रिकैप प्रोग्राम अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसकी सभी वीडियो को देखिए। उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। और अगर आप अभी तक आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वहां से सब पीडीएफ लेकर रखिए, क्योंकि एग्जाम में समय में आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाइएगा और ना देखना भी नहीं चाहिए। आपके पास पीडीएफ है, वो खोलिए, 5 से 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर डालेंगे। इसलिए पीडीएफ जरूरी है और टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर जाकर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ये पीवाईक्यू है, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा मुझे क्या पढ़ना है। पीवाईक्यू देखने से आपको पता चलता है मुझे क्या पढ़ना है। तो इससे जो भी वीडियो इसकी आ रही है पीवाईक्यू बेस्ड, जो 50 दिनों तक आती रहेगी, 50 वीडियो, उसमें कोई वीडियो मिस ना हो। आपके पास अभी समय कम है, लेकिन समय निकाल कर इस सारी वीडियो को जरूर देखा करिए। और कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो चले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख लें। हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सुझाव भी अवश्य दें। हम आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा हौसला बढ़ाइए। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है और हमें लगता है लोग देख रहे हैं, हमें और अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा मटेरियल देना चाहिए, ताकि लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हमारी प्राथमिकता है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि जब एक सिलेक्शन गरीब परिवार में होता है तो उसकी पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल जाता है। इसको मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ और महसूस किया हूँ। इसलिए मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए और इन वीडियो को देखते जाइए। एक अनुभव आपको मिलेगा अनुभवी व्यक्ति से, जो दसनों एग्जाम पास किया है,
उससे आप पढ़ रहे हैं, कुछ अलग तो ज़रूर मिलेगा और जो मिलेगा वो आपके सिलेक्शन में बहुत मददगार होगा। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तहे दिल से धन्यवाद।